आज वीडियो की शुरुआत ही हम सीधा रिजल्ट्स से करेंगे। सो लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन और फिर बताएंगे कि हम फिर बात करूंगा कि हम किस बारे में आज वीडियो बना रहे हैं। So as you can see on your screen here, on this in this ad account, on this one campaign itself, we have spent about 45,000 rupees, right? Cost per purchase चल रहा है approximately 262 rupees, 172 purchases हैं and I'm not sure if you can see the date, but मैंने last 30 days यहाँ पे select करके रखी हुई है इस ad account के लिए ताकि आपको full transparency के साथ दिखा सकूँ। तो बहुत ज़्यादा spend तो नहीं है, I agree on that, but कम भी नहीं है। 1500 पर डे पे करंटली चल रहा है। नाउ इस पे 45,000 स्पेंड हुए हैं एंड फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये भी दिखा देता हूँ कि लगभग 2.5 लाख लास्ट 30 डेज में आपको रेजर पे अकाउंट जो इसके साथ लिंक्ड है वो भी दिखा रहा हूँ। 2.5 लाख के आसपास इसमें हमने टोटल जनरेट किया है। सो रफली यू कैन से अबाउट 4x to 5x रोएस, राइट। इनफैक्ट ये सेम प्रोसेस जो आज मैं शेयर करूंगा यही करके हमने एक और एड अकाउंट दिखा देता हूँ। वैसे तो हमने काफ़ी एड अकाउंट्स हमने स्केल करे हैं, बट ये भी देखिए कि इस वन सिंगल कैंपेन में इन दिस एड अकाउंट वी हैव स्पेंट रफली अबाउट 34 लाख 33.5 लाख from ever since we took over this ad account and we deployed this particular campaign. तो यहाँ से देखिए वी स्टार्टेड अप्रैल 1 से लेके ये कैंपेन की शुरुआत हुई और अभी तक ये लगभग 33-34 लाख स्पेंड कर चुका है। एक ही कैंपेन है, इसके अंदर एक ही एड सेट है। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा देता हूँ। सिमिलरली हम इस वाले की भी बात कर लेते हैं। एक ही कैंपेन है, इसके अंदर एक ही एड सेट है। फुल ट्रांसपेरेंसी, नथिंग टू हाइड। ग्रेट। सो वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे इज कमिंग फ्रॉम माई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और मैं आज आपसे बात इस बारे में करूंगा कि क्या वो अप्रोच होती है जो हम फॉलो करते हैं टू स्केल एड अकाउंट्स फ्रॉम ज़ीरो। और हमने कैसे लॉन्च किए हैं काफ़ी मल्टीपल एड अकाउंट्स और काफ़ी लोगों की हमने हेल्प करी है। इन फैक्ट नाउ वी डोंट हेल्प पीपल लॉन्च देयर बिजनेसेस यूजिंग फेसबुक एड्स, बट वी डेफिनेटली हेल्प पीपल स्केल देयर बिजनेसेस। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि वो अप्रोच क्या होती है, कौन से वो 3 पिलर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और जिससे आप भी ये समझ सकते हो कि किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, लेवरेजिंग द पावर ऑफ फेसबुक एड्स। मैं सिर्फ कैंपेन स्ट्रैटेजी के बारे में यहां पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एड स्ट्रैटेजी के बारे में यहां पे बात नहीं करूंगा। मैं आपको एज अ होल एक पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, एक पूरा एक नजरिया दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस गेम को अप्रोच करते हैं। सिर्फ एक मीडिया बाइंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इसके लिए, ऑल द डिफरेंट वेरिएबल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और आज मैं उन्हीं वेरिएबल्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि कौन से वेरिएबल्स हैं वो और किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेन कैनवस, प्लेन गूगल डॉक्यूमेंट खोलूंगा और धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन अगेन। ऑलराइट, सो ये रहा हमारा गूगल डॉक्यूमेंट। चलिए जी। ओके, सो नाउ 3 pillars you must focus on. Okay, first is your media buying strategy. Second is your marketing strategy, right? And third is your data analytics strategy. If you want to grow your business through Facebook ads, आप चाहे कितने भी बजट पे रन कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, आपको इन 3 पिलर्स, आप बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना होगा। मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेटा एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी। हम पूरा बिजनेस जो हम ग्रो करते हैं, खुद का भी करते हैं, हम इसी तरह से इसको अप्रोच करते हैं तो बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। सो ये 3 चीजें होती हैं। अब एक एक करके इसको समझते हैं। मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी को क्या करना है? ओके, सो व्हाट शुड इट बी, व्हाट शुड बी द अप्रोच? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे रोहन लॉन्च करूं कैंपेन्स, एड सेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे करूं? तो आपको मैंने खुद ही दिखा दिया इस वीडियो की शुरुआत में, राइट, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। मैंने क्लियरली दिखा दिया कि हम एक ही कैंपेन रन कर रहे हैं और ऐसे मल्टीपल बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में शेयर किया है। एक ही कैंपेन रन कर रहे हैं, उसके अंदर एक ही मास्टर एड सेट है, उसके अंदर सारे विनिंग एड्स स्टैग्ड हैं। अब ये पूरा एक प्रोसेस है। ये वीडियो उस प्रोसेस के बारे में नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर खुद एक इट्स लाइक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बट मैं फिर भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा लेकिन पूरी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सो आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन
आज मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी। अगर आप फेसबुक एड से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, सो द वर्ड फॉर यू इज सिंपल, बिकॉज सिंप्लिसिटी स्केल्स, कंप्लेक्सिटी फेल्स। अगर आप कोई भी कैंपेन स्ट्रैटेजी या कैंपेन मैनेजमेंट प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको आप फॉलो कर रहे हो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कि आप हर दिन जा रहे हो उसमें फायर फाइट कर रहे हो, उसमें डुप्लीकेट कर रहे हो, नई चीजें लॉन्च कर रहे हो, 25,000 एड सेट लॉन्च कर रहे हो, 10,000 कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हो, लुक लाइक ऑडियंस चला रहे हो, इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, नैरो टारगेटिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसे मैकेनिज्म्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्केल पे। हाँ, शुरुआत में मे बी यू विल बी एबल टू मैनेज टिल अ सर्टेन लिमिट, बट हमें वो डिसीजन लेना ही नहीं जिसको हम स्केल नहीं कर सकते। एंड द मंत्रा फॉर यू इज दैट सिंप्लिसिटी स्केल्स एंड कंप्लेक्सिटी फेल्स। तो आपको ये मेरा जो मैसेज है ये याद रखना है। सो द अप्रोच टू फॉलो इन मीडिया बाइंग इज say no to 99% of the things or your ideas, और just how it should be in life। जैसे हमें हमारे दिमाग में हजारों आइडियाज आते हैं, लेकिन अगर हम हर एक आइडिया पे एक्ट करने लग गए, वी विल नेवर बी एबल टू रीच एनीवेयर, बिकॉज हम 10 चीज़ें शुरू करेंगे और कुछ भी फिनिश करने से पहले ही छोड़ देंगे। तो सिमिलरली मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी में भी हमें 10,000 जो चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि अब मैं नया कैंपेन लॉन्च कर दूं, नया एड सेट लॉन्च कर दूं, ये नए इंटरेस्ट टारगेटिंग टेस्ट कर लूं, हज़ारों जो चीज़ें आती हैं कैंपेन मीडिया बाइंग एक्शंस से रिलेटेड, हमें उसको डिसरिगार्ड करना होता है 99% चीज़ों को, और हमें पेशेंटली इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि हमारा एफर्ट टू आउटपुट एनालिसिस करना होता है कि हम कहाँ पे कितना एफर्ट डालेंगे किस जगह पे, तो उससे हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी से अगर आप सिर्फ मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करते रह जाओगे, विच इज अगेन इंटरेस्ट टारगेटिंग, डुप्लीकेटिंग कैंपेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप इस पे ही सिर्फ फोकस करते रह जाओगे तो आप बिजनेसेस को कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, खुद के बिजनेस को, क्लाइंट के बिजनेस को। सो सिंप्लीफाइड इज द वर्ड, सिंपल। सो एक ब्रीफ में बता देता हूं कि हम क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, सिंप्लिसिटी स्केल्स, कंप्लेक्सिटी फेल्स, ये याद रखना, ठीक है। वी फॉलो प्रोसेस कॉल्ड द वन कैंपेन मेथड, ठीक है। इसको मैं ओसीएम भी बोलता हूँ, ये हमारा खुद का बना एक प्रोसेस है, एसओपी है, जो मैं हमारी एजेंसी में यूज करता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ आपको, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो वी हैव वन मास्टर कैंपेन, we have one master, and inside that one master campaign we get one master ad set, और इस एक ad set के अंदर we have all the winning ads stacked, ओके। जो ये मास्टर एड सेट होता है ना, ये मास्टर एड सेट ब्रॉड पे रन करता है, ओके, ओपन टारगेटिंग में, मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। टेक्निकल एक्चुअल एक्यूरेट वर्ड इज ओपन टारगेटिंग, बट ब्रॉड से भी लोग, कई लोग समझते हैं, सो ब्रॉड या ओपन जो भी आप कहना चाहो, बट टिपिकली हम बेसिकली इंटरेस्ट फ्री और इंटरेस्ट लेस टारगेटिंग से ही हम आगे बढ़ते हैं, बेसिकली कोई इंटरेस्ट चूज नहीं करते। सो ये ब्रॉड पे ही रन करता है मास्टर एड सेट, और एक ही मास्टर कैंपेन होता है। ये हमारा सीबीओ मेथड होता है, ओके, सीबीओ बजट, और इस तरह से हम इसको स्केल करते हैं। हम इसको एवरी डे, वीकेंड, बजट इंक्रीज की बात करो तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस की, बिजनेस के गोल क्या हैं, कितना कोई बिजनेस एक स्केल को हैंडल कर पा रहा है, बिकॉज द रियलिटी इज कि हर बिजनेस किसी भी लेवल के स्केल को हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि हमें लगता है कि हम बजट बढ़ाएंगे, सेल्स आएंगी, एंड दैट्स ऑल दैट वी रिक्वायर, बट जैसे ही हम स्केल करना शुरू करते हैं, 36,000 चीज़ें हमारे बिजनेस में ब्रेक करना शुरू कर जाती हैं। सबसे पहली, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो इनिशियल जो लोगों का बिजनेस में ब्रेक करते हैं, जब वो स्केल करते हैं, वो होता है कस्टमर सपोर्ट। लोग सपोर्ट के बारे में सोचते ही नहीं है, दे जस्ट थिंकिंग अबाउट न्यू कस्टमर एक्विजिशन, एंड जिसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे फोकस नहीं करते, जिससे रिटेंशन उनका नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस टैंक कर जाता है स्केल पे। सो ये काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो स्केल पे आपको ध्यान रखनी है, बट कमिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच बजट टू इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द बजट, इंक्रीज और डिक्रीज द बजट, इसके लिए हम 20%, 10, डिपेंड करता है अगेन, 10 to 20% ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ डेली, ओके। तो ये हम इंक्रीज कर सकते हैं,
एंड अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही जब हमने इंक्रीज किया बजट, राइट, इफ द परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड, वी कीप इंक्रीजिंग। ठीक है। नाउ इफ द परफॉर्मेंस टैंक्स, वी वेट फॉर 3 days, ओके, एंड ऑब्जर्व। अब क्या होता है कि जैसे आपने इंक्रीज किया बजट, राइट, अब बजट इंक्रीज करने के बाद आपकी कुछ या तो परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाएगी, या आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, या उसी के अराउंड रहेगी। हो सकता है 2-4% से ऊपर नीचे हो जाए, विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने बजट इंक्रीज किया और वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई परफॉर्मेंस, लाइक बेकार हो गई, और आपका कैक जो है वो हाई चला गया। इन सच काइंड ऑफ केसेस आपको क्या करना है, जो मैं करता हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी से बता रहा हूँ, आपको वेट करना है। ओके, सो लगभग 3 दिन, कभी कभी किसी किसी केसेस में 4 दिन। लेकिन अगर बहुत ही हाई स्पेंडिंग अकाउंट है तो मे बी आप 2 दिन में ही आपके पास इनफ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आ जाएगा। मतलब कि क्योंकि हाई बजट पे चल रहे हो तो काफी डेटा 2 दिन के अंदर ही आ जाता है, तो आप उसी पे डिसीजन ले सकते हो। बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ ये 3 दिन ही चलता है लगभग। ओके, सो 3 दिन तक हम वेट करेंगे। सो लगाओ, अगर मैंने एग्जांपल देके समझाता हूँ, मानो कि अगर मैंने मंडे को बजट इंक्रीज किया बाय से 20%, ठीक है। अब मैंने मंडे को बजट इंक्रीज करके सुबह में आया, मैंने देखा, ग्रेट, मैंने, और हर दिन मैं पिछले प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस देखता हूँ। ओके, सो मैंने देखा पिछले डे की परफॉर्मेंस क्या है, मैंने देखा कि यार संडे की परफॉर्मेंस वाज गुड, हम हमारा सीपीए टारगेट जो था वो मीट कर रहे थे इस एड अकाउंट के लिए। मैंने ये एक चेकलिस्ट की तरह इसको चेक कर दिया, ग्रेट, टारगेट वॉज मेट। अब मंडे को मैं बजट इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, कैंपेन लेवल पे जाऊंगा और बजट को इंक्रीज कर दूंगा बाय 20%। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स से मंडे को मैंने इंक्रीज किया क्योंकि संडे की परफॉर्मेंस वाज गुड, एंड लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस भी एक बार देख लूंगा जस्ट टू कीप एन आइडिया। इसमें मुझे 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं, मंडे को मैंने करके मैं एड अकाउंट से बाहर आ गया। अब मैं ट्यूसडे को जाके देखूंगा कि मंडे की परफॉर्मेंस क्या थी, क्योंकि मैंने मंडे को बजट इंक्रीज किया था। ठीक है। अब मैं देखूंगा अगर इन केस अगर तो परफॉर्मेंस सही रही तो मैं इसको और इंक्रीज कर दूंगा, अगर बिजनेस हैंडल कर सकता है स्केल को, राइट, 10% 20% डिपेंडिंग ऑन अगेन बिजनेस टू बिजनेस। अगर वो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई, मतलब बेकार हो गई, डिप कर गई, कैक बढ़ गया, सीपीए बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिक्रीज नहीं कर दूंगा इमीडिएटली इम्पेशेंट होके, मैं वेट करूंगा। और हमने जो एसओपी बनाया है उस एसओपी में, हमारे जो इंटरनल एजेंसी के एसओपीज हैं, उस एसओपी में एक स्टेप है जिस स्टेप का नाम है वेट। द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज बिकॉज people don't realize that waiting itself is a step for you to follow. You have to wait before you make any decisions in regards to कि मैंने जो पहले किया था वो सही है कि नहीं। इनफ डेटा आने देना है, वेट करना है, पेशेंस से काम करना है। और आगे आगे समझाता जाऊंगा कि एक एक करके क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जितना मैं समझा सकूंगा इस पूरे ट्रेनिंग वीडियो में। ये पूरा एक ट्यूटोरियल है एक तरह से, कोर्स इन इटसेल्फ, जो आपको बहुत ही मेच्योर बिजनेस ओनर की तरह इस चीज़ को अप्रोच करने पे के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग नाउ, सेम चीज आपको याद रखनी है कि अगर बजट मैंने इंक्रीज किया है और मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेकार हुई है तो आप वेट करोगे। ठीक है। अब अगर 3 दिन तक परफॉर्मेंस बेकार ही होती चली गई और वो सही नहीं हुई, वापस वापस पिकअप नहीं किया, और जितना ऑलरेडी आपका सीपीए चल रहा था उसके अराउंड नहीं आया, तो आप अपने बजट को डिक्रीज करोगे। क्लियर, सिंपल, एक्सीलेंट। ओके, नाउ रिमेंबर दिस वन थिंग, किसी भी अकाउंट को आप जब स्केल करते हो, चाहे वो खुद का एड अकाउंट है चाहे किसी क्लाइंट का एड अकाउंट है, किसी भी अकाउंट को जब आप स्केल करते हो तो आपको उसको इनफाइनाइटली डिक्रीज नहीं करते जाते, बिकॉज बहुत मेहनत और बहुत टेस्टिंग लगती है टू स्केल एन एड अकाउंट। इतना आसान नहीं होता। तो जब हमने और आसान मतलब फ्रॉम नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीडिया बाइंग, बिकॉज एक कैंपेन है, एक मास्टर एड सेट, तो इसमें तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मेहनत है नहीं। लेकिन एड्स बहुत सारी टेस्ट होती हैं, राइट, एंगल्स, मार्केटिंग मैसेजेस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, 36,000 चीज़ें और टेस्ट करते हैं हम लोग। तो बहुत मेहनत करके हम चीज़ों को वैलिडेशन वैलिडेशन मिलती है चीज़ों की, जिसको जो चीज़ सही परफॉर्म करती है उसको हम स्केल करते जाते हैं, और टाइम टाइम के साथ हम अलग अलग चीज़ टेस्ट करते रहते हैं। सो हम चाहते नहीं है कि यार हम बिल्कुल एकदम से ही रूथलेसली उसको डिक्रीज कर दें कि यार ये तो कैक बढ़ गया मेरा एक हफ्ते में, नहीं, ऐसा नहीं। तो हमेशा जब आप
इंक्रीज करना शुरू करते हो किसी एड अकाउंट को इनिशियली, तो एक अपनी लो स्पीड लिमिट डिफाइन करके चलो। जैसे एक हाईवेज पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है और एक लोएस्ट स्पीड लिमिट भी होती है कि इससे आप बिलो नहीं जा सकते, राइट? सो वो एक स्पीड लिमिट डिफाइन करके चलो कि इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं 10, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं 10,000 पर डे एक एड अकाउंट पे हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं अपना मिनिमम स्पीड लिमिट जिसको बोलते हैं, मिनिमम स्पीड लिमिट मैं डिफाइन करके चलूंगा अराउंड से 4,000 टू 5,000 रुपीज पर डे, कि इससे नीचे मैं नहीं लेके जाऊंगा। फिर मैं उसी पे फिक्स करने की कोशिश करूंगा। अगर वो डिक्रीज करते 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 वापस 4,000 पे आ गया, तो 4,000 से नीचे नहीं जाऊंगा मैं। ओके, कि जैसे एक 3 दिन मैंने वेट किया, परफॉर्मेंस बेकार हो गई, ओके अब क्या करें? फिर मैंने देखा कि तो डिक्रीज करता, डिक्रीज करने के बाद फिर सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया, फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने नेक्स्ट डे आके देखा परफॉर्मेंस अभी बेटर हुई नहीं हुई, वापस बेकार हो रही है, ठीक है तो मैं फिर से वेट करूंगा। तो एनी चेंज इन द बजट that you make, any edit in the budget you do, increase or decrease. And if the performance tanks, which means if the performance goes bad, wait for 3 days. If the performance gets better, proceed with scaling if your business allows to scale, that is. Okay, simple. Great. So ये हमारा कुछ इंक्रीज डिक्रीज की साइकोलॉजी होती है हम जो फॉलो करते हैं। और इस वीडियो को आप सेव कर लेना, बाद में रेफर कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नीचे कमेंट में दे दूंगा, विद फुल ट्रांसपेरेंसी, नथिंग टू हाइड, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है? सो मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी हम लोग ये फॉलो करते हैं, सिंपल, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, दैट्स ऑल दैट वी डू। क्लियर? अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। देखो, people are not going to see what you are doing in the ad account. People are going to see what you do here, right? हम जो ad sets के अंदर डालते हैं, हमारी ads होती हैं, हमारे funnels होते हैं, हमारे offers होते हैं, हमारे products होते हैं, हमारी service होती है, जो भी हम sell कर रहे हैं, जिसके लिए भी हम ads run कर रहे हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं जिसको मैं बोलता हूं द डैश मेथड। ओके, अब डैश मेथड ये होता है कि डी होता है डिजायर्स, ओके, ए होता है अवेयरनेस, अरे क्या हो गया, ओके, एस होता है सोफिस्टिकेशन, और एच होता है हुक या फिर हेडलाइन। ओके, नाउ दिस इज नॉट अ टिपिकल प्रोसेस जो आप शायद देखते होगे, सुनते होगे, ये काफी अलग है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी डिटेल्ड है, काफी साइकोलॉजिकल है, जैसे इट केटर्स टू ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी। ये कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है मैं समझा देता हूँ आपको। ये यूजीन शॉर्ट्स एक ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लगभग 1.5-2 साल लग गए होंगे पूरी बुक को अच्छे से समझने में, और उसके प्रिंसिपल्स को समझने में। एंड मुझे लगता है 10 में से 9 लोग जो ऑनलाइन इसके बारे में बात करते हैं उनको इसकी समझ ही नहीं है, बिकॉज 2 साल से मैं इस पे बेटर ही होता जा रहा हूँ। लाइक एवरी टाइम आई रीविजिट एंड आई इम्प्लीमेंट समथिंग, देयर इज समथिंग न्यू इटसेल्फ दैट आई एम लर्निंग। सो इट्स एब्सोल्यूट क्रेजी कॉन्सेप्ट्स एंड अवेयरनेस लेवल्स। काफी जगहों से आपने सुना होगा मार्केट अवेयरनेस स्टेजेस, या कोई लोग लेवल्स बोलते हैं, सोफिस्टिकेशन स्टेजेस या सोफिस्टिकेशन लेवल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूजीन शॉर्ट्स के बुक से, ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग से ही आए हैं, और इसी से मैं पूरे बिजनेस को अप्रोच करता हूं। सिर्फ मार्केटिंग, वैसे कहने को मार्केटिंग है बिकॉज हम एक एड एजेंसी है, बट ऑनेस्टली ये पूरे एक बिजनेस की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करने में हमारी मदद करता है। एक बिजनेस की गो टू मार्केट, एंटायर एंड टू एंड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी हेल्प करता है। एक बिजनेस की कौन सा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, किस तरह का सेलिंग प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह का सेल्स प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह के फीचर्स होने चाहिए प्रोडक्ट में, सब चीज़ों में ये हमारी मदद करता है कि हमें ये समझाता है, अवेयर करता है कि व्हाट द मार्केट रियली वांट्स। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर मेथड विच इज डैश। ओके, बट द रीजन व्हाई आई मेंशन्ड, सो मैं इसके बारे में पूरा बात नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप देखोगे उसमें हिच करके, हिच से मैंने हुक या हेडलाइन लिखा था, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जो एड स्ट्रक्चर, चलो एक और चीज आपको दे देता हूँ विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, हम जो एक एड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हम एड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, राइट? ऑडियंस डिफाइन होती है अवेयरनेस लेवल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? लेकिन हर एड इन 3 चीजों को कंसिडर करती है। नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 अवेयरनेस लेवल्स, एंड नंबर 3 सोफिस्टिकेशन स्टेज। तभी वो डैश है, DASH, और इसी सीक्वेंस में ही हम अप्रोच करते हैं। अगर हमारी हुक या हेडलाइन इन तीनों चीजों को दिमाग में रख के नहीं बनाई जा रही, देन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वी विल नॉट गेट द रिजल्ट्स वी वांट।
हमारा एग्जीक्यूशन टू सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। एंड ऑनेस्टली हमने काफ़ी ऑफर्स भी क्रिएट किए हैं डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में, जो ऑलमोस्ट लाइक 8 out of 10 टाइम्स हमारा वी हिट शॉट, द बॉल वाज आउट ऑफ द पार्क। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हमें। बट बिजनेसेस, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, बिजनेस कई बिजनेसेस स्केल नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, कि इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक तो आ गया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाए। देखो ऑनेस्टली, हम एड्स किस लिए रन करते हैं? हम एड्स रन करते हैं ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। सो अगर मैं जूम आउट करके पूरी एक बड़ी सी पिक्चर दिखाऊं आपको, तो बिजनेस बिल्डिंग इज मोस्ट ऑफ इट ऑन द इंटरनेट, इज मोस्ट ऑफ इट इज टू थिंग्स: generate traffic, monetize traffic. That's what it is, right? Two things: generate traffic, monetize traffic। और उसके अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है बिजनेस बिल्डिंग की। लेकिन फेसबुक एड्स को हम अगर इस तरह से अप्रोच नहीं करते, जो कि अक्सर हो जाता है लोगों के साथ जब वो स्टार्ट होते हैं, और इनिशियली, एंड देन आफ्टर दे गेट स्टार्टेड, दे स्टार्ट टू ग्रो द बिजनेस, दे गेट कंफ्यूज, दे गेट ओवरवेल्म्ड, because of which they are never able to grow the business. And I'm not saying you are that person, and if you are smart, intelligent, I more power to you and I wish you all the success, but कुछ लोगों के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फेसबुक एड्स से हम सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करते हैं, दैट्स इट, दैट्स द, इट्स अ मीडियम, ठीक है? हमारी बिजनेस की सक्सेस, हमारी एडवर्टाइजिंग की सक्सेस फेसबुक एड्स पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज फेसबुक एड सिर्फ एक मीडियम है दैट हेल्प्स अस टू जनरेट सम ट्रैफिक, दैट्स इट। वो एक सिर्फ मीडियम है। वो फेसबुक एड्स एक मीडियम हो सकता है, यूट्यूब एड्स एक मीडियम हो सकता है, गूगल एड्स मीडियम हो सकता है, टिकटॉक मीडियम हो सकता है। तो वो एक मीडियम है, वो एक टूल है। वो हमारी एडवर्टाइजिंग सक्सेस को डिक्टेट नहीं करता, बस हमारी मदद करता है टू पोजिशन एंड प्रेजेंट आर प्रोडक्ट्स एंड पुट आर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन फ्रंट ऑफ आर पोटेंशियल कस्टमर्स। दैट्स ऑल दैट इट डज। सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग ट्रैफिक, राइट? फेसबुक एड्स इसको इसी तरह ही हमें अप्रोच करना होता है बॉस, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। तो कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको हम मदद करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, डैश मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और एक पूरी उनकी यूवीपी को डिफाइन करने में उनकी मदद करते हैं, उनकी ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे होनी चाहिए उस पर मदद करते हैं, उनको ये समझने में हेल्प करते हैं कि आपकी मार्केट की क्या एक्चुअल आस्क है, वॉट इज इट दैट दे आर आस्किंग, एंड हाउ यू कैन देन चैनल दोज डिजायर्स टू योर प्रोडक्ट। लाइक ये भी एक बहुत बड़ा स्किल होना होता है, राइट? सो इन चीजों में हम मदद करके ट्रैफिक तो जनरेट कर देते हैं एज एन एड एजेंसी, लेकिन हमारे साथ ऐसा अक्सर हुआ है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज झूठ बोल के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, लेकिन काफी लोग ट्रैफिक जनरेट करने के बाद उसको बढ़ा नहीं पाते, उसको ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज दे गेट वेरी, दे कॉम्प्लिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, whatever their own reasons, but they're never able to grow the business from it. And this is where the problem begins. So marketing strategy, आप ये समझो कि it is going to help you generate traffic, but at the same time, आपने ये ensure करना है that your business model is also very well defined as per the market sophistication level, so that it helps you monetize the traffic that you are generating, एंड एज अ रिजल्ट गिव्स यू रोएस दैट यू वांट, जैसे हम लोग कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है? सो डैश एक ये प्रोसेस है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए फॉलो करते हैं। अब हुक और हेडलाइन इसलिए बिकॉज डिफरेंट इंसान डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरह से परसीव करता है, राइट? हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी लर्निंग्स जो टीचिंग्स जो मैं शेयर करता हूँ फुल कैंडिड तरह से ट्रांसपेरेंटली अपने वीडियोस के थ्रू, कुछ लोग आप में से उसको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग आप में से मुझे पसंद नहीं करते होंगे शायद, कुछ लोगों को लगता होगा मैं फेक हूं, मैं फालतू बकवास कर रहा हूं, लगता होगा। That's how you just perceive that. And that's completely okay. And I truly respect your opinions and whatever your thoughts are. And I have nothing against you, honestly. More power to you. May you succeed in life. That's all that I have to say to you. But हम एक इंडिविजुअल्स हैं, और हमारी अपनी ओपिनियंस होते हैं, हमारे अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी अपनी पसंद और नापसंद होती है। यही चीज हमें एडवर्टाइजिंग में भी ध्यान रखनी है, दैट इफ रोहन इज लाइकिंग कलर ब्लू, the color blue, you or likes a different color, whatever the color, you may or may not like the same color because you are a different individual. Similarly, marketing messages भी different messages, different audience को ही attract करते हैं। इसीलिए जब हम हुक्स और हेडलाइंस, क्यों एक पार्ट है डैश मेथड का, हुक और हेडलाइन ही क्यों है? बिकॉज इट्स द हेडलाइन इटसेल्फ दैट एक्चुअली पुशेस पीपल टू कंटिन्यू रीडिंग एंड नो मोर अबाउट व्हाटएवर इट इज दैट यू हैव टू से। सो अगर आप लैंडिंग पेज पे हेडलाइन लिख रहे हो, तो अगर आपने हेडलाइन ने आपका काम कर दिया सही से, दैट इज व्हेन ओनली पीपल विल डिसाइड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर लेट्स ऑफ द लैंडिंग पेज। अगर आपकी एड के हुक और हेडलाइन ने सही लोगों को
स्क्रोल को स्टॉप करवाया सही लोगों से, रेलिवेंट ऑडियंस से, only then you will be able to hook people and make them watch the entire video and make like have them go through your entire content, whether it's your video ad, whether it's your ad copy, primary text, whatever it is. तो हुक और हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका। लेकिन हुक और हेडलाइन सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने बोल्ड प्रॉमिस कर दिया, मैंने बोल दिया कि हे इतने पैसे कमा लो वरना पैसे वापस ले लो, ये सिर्फ तरीके नहीं होते। ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही स्टैंडर्ड बेसिक लेवल तरीके हैं, ठीक है। तरीके ये नहीं है, अगर तरीके, और ये गलत भी हैं, तो तरीके सिर्फ ये नहीं होते कि यार मैंने कोई फैंसी हुक बना दिया, मैं ई कॉमर्स में हूं, मैं कोई सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट सेल कर रहा हूं और मैंने बोल दिया कि ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, या मैंने कोई फैंसी सा हुक बना दिया, मीम बेस्ड हुक बना दिया, जिसपे मैंने स्टार्ट किया कि पहले के 2-3 सेकंड, वो ऐसा एक मीम आजकल बड़ा चले थे वो वैसी वाली एड्स, कि 2-3 सेकंड के पहले 2-3 सेकंड कोई मीम था एंड देन इट कंटिन्यूज विद द पर्सन इन द एड। बट ये सारी हुक तो रुक जाएगा, मतलब स्क्रॉल तो रुक जाएगा, बट रेलिवेंट हुक नहीं है, बिकॉज वो रेलिवेंट ऑडियंस को नहीं स्टॉप करेगा। एंड फॉर दैट रीजन ऑल द स्ट्रक्चर वी फॉलो, जिसके बारे में मैं एक्चुअली ये सारी पूरा ज्ञान दे रहा हूं आपको, इज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन एड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, कि पूरी एक एड का कॉन्सेप्ट फ्लो कैसे चलता है। सो मैं वो आज आपसे शेयर कर देता हूं, वो अकॉर्डिंग टू अवेयरनेस लेवल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया डैश मेथड। फिर मैं आपको बता देता हूं एड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो कि एड स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, व्हाटएवर, जो भी आपको सिंपल रखना है, अपने आप अपनी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। सो हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर अवेयरनेस लेवल्स, ठीक है। सो जैसे हमारी होगी एक एड एग्जाम्पल है, ओके, ऐसा ये प्रोसेस नहीं है, ये एग्जाम्पल है। एड 1 हो गया हमारा अनअवेयर के लिए, अनअवेयर लेवल, ठीक है। एड 2 हो गया हमारा प्रॉब्लम अवेयर, एड 3 हो गया हमारा सोल्यूशन अवेयर, एड 4 हो गया प्रोडक्ट अवेयर, और एड 5 हो गया मोस्ट अवेयर, ठीक है। मैं अवेयरनेस लेवल्स क्या होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बट और ये बहुत ही डीप टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि एक मैं हुक या हेडलाइन बनाऊंगा अनअवेयर ऑडियंस के लिए, फिर एक हुक या हेडलाइन बनाना चाहूंगा प्रॉब्लम अवेयर के लिए, फिर एक हुक या हेडलाइन बनाऊंगा सोल्यूशन अवेयर के लिए। इस तरह से अप्रोच करूंगा ताकि मैं डिफरेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकूं, ठीक है, और अपना ओवरऑल टैम जो है उसको बढ़ा सकूं। नाउ एट द सेम टाइम जो कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर है उसमें हम एक और चीज फॉलो करते हैं, कि जैसे कि स्ट्रक्चर एग्जांपल देता हूं कैसा होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यही लिख देता हूं, चलो, इफ आई एम डूइंग एन अनअवेयर ऑडियंस, तो मैं उसको ऐसे लेके जाऊंगा, कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट करूंगा, अनअवेयर से ओपन करेंगे, देन आई एम गोना टेक द पर्सन टू प्रॉब्लम अवेयर, देन आई एम गोना टेक द पर्सन टू सोल्यूशन अवेयर, ठीक है, देन आई एम गोना टेक द पर्सन टू प्रोडक्ट अवेयर, एंड देन द मोस्ट अवेयर। तो जो भी हम इस ईच अवेयरनेस लेवल के लिए हम फॉलो करते हैं अप्रोच, हम पूरी एक एड के स्ट्रक्चर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अनअवेयर से वो हुक या हेडलाइन से शुरुआत होगी, फिर वो प्रॉब्लम अवेयर की तरफ जाएगा, फिर वो सोल्यूशन अवेयर की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट अवेयर की तरफ जाएगा, मोस्ट ऑफ सेम एड में। And this can happen in less than 30 seconds also, to be honest. So it's just, how much practice you have and how experienced you are. But this is exactly how we do it. So this gives you a mental model कि आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से इस चीज़ों को अप्रोच करना है, and how can you increase your scalability. Because the ultimate goal for you is to keep scaling your business. Like you want to get the results that I am getting or the kind of results that I get, and maybe even better. So I'm giving you a process to follow and an approach to follow, which can help you do this, right? But मैं आपको आज भी बता देता हूँ that these are just examples, and I am telling you right now that most of the times, 90% of the times, people are always here. They're promoting either in the most aware category or the product aware category, and they don't even know it. But that's where they are. और हम जब शुरुआत करते हैं, we get started most of the times we are in these 3 categories: problem aware, solution aware, product aware. अनअवेयर इज द हार्डेस्ट वन टू ओपन। अनअवेयर एड मार्केट का सेगमेंट सबसे मुश्किल सेगमेंट होता है, सबसे बड़ा सेगमेंट भी होता है, और
हम यूजुअली इस पे जाते हैं जब ये हम यूटिलाइज कर लेते हैं, जब इससे हमें रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं तो हम अनअवेयर की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं. लाइक दिस इज टिपिकली हाउ वी अप्रोच दिस. नाउ जस्ट टू गिव यू सम लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद प्रोडक्ट अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, और यू कैन स्टार्ट विद सोल्यूशन और प्रॉब्लम अवेयर, राइट. टिपिकली फर्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए, प्रोडक्ट या सोल्यूशन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट. डिपेंडिंग ऑन मार्केट टू मार्केट, अगर बहुत ज्यादा मेच्योर, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मार्केट है तो मे बी आई स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड अनअवेयर इटसेल्फ. ओके. बट एक और चीज बता देता हूं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं. सो सबसे पहले ये समझ लो कि पेन और प्रॉब्लम सेम चीजें नहीं होती. ओके. पेन इज एन आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द रीजन बिहाइंड द पेन. ओके. ट्रीट पेन लाइक अ सिम्टम. ठीक है. कि मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, अब ये तो मेरा आउटकम है, ये मेरे को एक पेन हो रही है. अब उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है. हो सकता है मेरी आई साइट वीक हो गई, इसकी वजह से हो रहा है. हो सकता है मुझे गट इश्यूज है, इसकी वजह से भी हो रहा है. सो डिफरेंट रीजंस की वजह से सेम आउटकम पेन में एक्सपीरियंस कर सकता हूं. तो अनअवेयर ऑडियंस जो होती है वो टिपिकली प्रॉब्लम अवेयर नहीं होती, बट मोस्ट लाइकली पेन को वो एक्सपीरियंस करती है या समझती है. मतलब उन्होंने देखा है, उसको समझा है, उसको एक्सपीरियंस किया, ये हो सकता है. तो अनअवेयर मार्केट को जब आप एड्रेस करते हो तो आप पेन से ओपन करते हो एड को, पेन से, प्रॉब्लम से नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पेन है दैट लाइक आई एम नॉट एबल टू, लेट्स से आप ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो एंड आपकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, तो वो एक पेन है, राइट. तो मैं आपको बोलूंगा परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, तो मैं उससे शुरुआत करूंगा एंड आई ट्राई टू गेट यू टू मे बी वर्क विद मी, जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट. एट द सेम, बट प्रॉब्लम, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन हो सकता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ब्रोकन है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है आपकी मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी ब्रोकन है, डिफरेंट रीजन हो सकता है आपकी डेटा एनालिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग गलत है. सो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट आई मे चूज टू communicate with you and start my conversation, open my conversation by utilizing a hook or a headline that you understand. एंड इसीलिए हम हर एड कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि हम एक डिफरेंट अवेयरनेस लेवल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, बार बार ये कैवियाट है जो मैं आपसे आपको देना चाहता हूं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं पागल हो जाऊंगा और मैं हर अवेयरनेस लेवल, नए अवेयरनेस लेवल पे ही कोशिश करता रहूंगा. नहीं. जैसे ही आपको कोई भी विनिंग कॉन्सेप्ट, विनिंग मार्केटिंग मैसेज, मार्केटिंग एंगल मिलता है किसी भी अवेयरनेस लेवल्स में, इनमें से किसी भी अवेयरनेस लेवल में, उस पर एक्सपैंड कर दो, उस पर मल्टीपल एड्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकालो, ऐड के आइडियाज निकालो, जल्दी जल्दी टेस्ट करके वो जगह को लॉक इन कर दो एंड फिर प्रोसीड करो टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेयरनेस लेवल. बट एंड कभी भी किसी को स्क्रिप्ट कर रहे हो, किसी ऐड को लिख रहे हो, स्ट्रक्चर दे रहे हो, तो इस तरह से सोचो कि अगर मैं अनअवेयर वाले के लिए लिख रहा हूं तो जैसे मैंने पेन प्रॉब्लम के बारे में समझाया, तो मैं उससे शुरुआत करूंगा, समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम. राइट. सो डायग्नोज कर रहे हो, सिम्टम पता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी. ग्रेट. नाउ here's why that happens. So now I'll make you aware of the problem, and problem is the reason behind the pain, so I'll make you aware of the problem. Then I'm going to introduce the solution. So unaware to problem aware to solution aware. Then I'm going to tell you what the product is, product aware, and then I'm going to tell you to take an action, most aware. So this is how you want to think about it, but each ad can be opened differently. So एक ad unaware से start हो सकती है, similarly एक ad problem aware से ही start हो सकती है, एक ad solution aware से ही start हो सकती है, and इस तरह से हम इस process को approach करते हैं. ये बहुत deep process है, ये 10-20 मिनट के वीडियो में नहीं समझाया जा सकता. मुझे, मैं बता रहा हूँ 2 साल लग गए, और आई एम टेलिंग यू ऑल द ओजी मार्केटर्स नो द पावर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 10 में से 9 को ये समझ नहीं आता है. जो इस चीज को प्रैक्टिस करता है, दे हैव माई रिस्पेक्ट, बट दिस इज द सीक्रेट टू स्केलिंग बिजनेसेस विद पेड एड्स. आई प्रॉमिस यू दैट. एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डैश मेथड. ठीक है. तो ये था थोड़ा सा उस पर ज्ञान. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में. सो ये हो गया हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. ये हम यूज करते हैं जस्ट विद फुल ट्रांसपेरेंसी, और ऐसे हम, मैंने आपको टिप दे दिया कि एड कॉन्सेप्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं एड्स के, हम उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ऐसे समझा दिया. अब डेटा एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं. मैं इस पे फॉलो करता हूँ नेम्प मेथड. ओके. अगेन इट्स अ मेंटल मॉडल. अब क्या है, एन is basically NC ROAS. Okay. E is E ROAS. Okay. M is
MER, which is not मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो बिकॉज या रेट वो भी होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू, MER, ठीक है, ये भी MER होता है. सो N इज NC ROAS, E इज E ROAS, M इज मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एंड P इज POAS, विच इज प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड. सो ये एक हमारी अप्रोच है, ओके, कि जब हम डेटा एनालिटिक्स को लुकआउट करते हैं, कि मतलब देखते हैं, तो हम ये चीजों को दिमाग में रख के पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं. NC रोआस मतलब न्यू कस्टमर रोआस. तो हम देखते हैं कि यार न्यू कस्टमर, सो हम फेसबुक एड्स को सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए ही 99% न्यू कस्टमर्स के लिए ही उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. E ROAS is ecosystem ROAS. You can have different people call it different things. Like E ROAS, MER को भी बोलते हैं, जो मार्केटिंग वर्ल्ड में मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो या फिर मार्केटिंग एफिशिएंसी रेट के नाम से भी उस चीज को जाना जाता है. तो कई लोग उसको एस्टिमेटेड ROAS बोलते हैं. हम हमारे एजेंसी में जो फॉलो करते हैं, फॉर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स, मैं आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से आज इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूं. सो E ROAS इज इकोसिस्टम ROAS फॉर अस. इकोसिस्टम रोआस का मतलब कि हमारे पूरी इकोसिस्टम से क्या रिटर्न आया. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम देखते हैं कि यार हमने लास्ट मंथ एड्स पे 2 लाख लगाए. अब मैं अगर सिर्फ फेसबुक एड्स को न्यू कस्टमर्स के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे लगेगा 2 लाख लगा के मैंने शायद 2 लाख ही बनाए, बिकॉज काफी बिजनेसेस में ऐसा होता है कि फ्रंट एंड में वो ब्रेक इवन करते हैं, कभी कभी लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मेरी एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स ओवरऑल बेकार हो गए, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज जस्ट टू हेल्प यू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, बट वॉट यू डू विद देम डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल, योर बिजनेस स्ट्रैटेजी. एंड ई रोएस forces you or us to help you have a complete business strategy, and that's why it's important to look at EROAS. ये एक अप्रोच है, मेंटल मॉडल है, फ्रेमवर्क है. सो EROAS इज इकोसिस्टम रोआस, कि आपने कितने लोगों को रिपीट बायर्स बनाया, इकोसिस्टम से कितना रोआस आया. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पेंडिंग 2 लाख ऑन एड्स एंड यू आर मेकिंग 4 लाख बैक, राइट, एड्स पे 2 लाख लगाए और आपने न्यू कस्टमर से आपने ओवरऑल बिजनेस में बनाया 6 लाख. 2 लाख लगाया, 6 लाख बनाया, ठीक है. 6 लाख में से मान लेते हैं कि आपका 4 लाख आया न्यू कस्टमर से. तो 2 लाख लगाया, 4 लाख आया न्यू कस्टमर से, तो आपका न्यू NC रोआस कितना हो गया? 2x हो गया, राइट. लेकिन आपका जो बचा, जो टोटल 6x रोआस था, तो टोटल सॉरी जो 6 लाख रुपीज था, वो कहां से आया? 6 लाख रुपीज आपके आया ओवरऑल एंड टू एंड बिजनेस से. लेकिन उसमें से जो बचे 2 लाख थे, वो आया आपके रिपीट बायर से. So EROAS is one thing that will help you focus on these things, which is helping you have a complete ecosystem of your products, helping you get more the return rate, working on the principles like return rate, right? तो इन चीज़ों पे वो आपको मदद करता है, इसलिए हम ये फॉलो करते हैं प्रोसेस. फिर आते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ EROAS के बाद, सॉरी, मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू. मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन बोल सकते हो, जिसपे हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा बिजनेस को परस्यू कर रहे हैं, किस बिजनेस पे काम कर रहे हैं. डिपेंड करता है कि NC रोआस, E रोआस हम देखते हैं कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रही है. फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली स्केलिंग प्रोडिक्शंस करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं कि अगले 3 महीने में, क्वार्टर में, 6 महीने में स्केल करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि जैसे मैंने 10 लाख स्पेंड किए एड्स पे और मैंने 20 लाख बनाए, अब मैं उसको 10 से 20 लेके जाना चाहता हूँ स्पेंड, ताकि मैं अपने ओवरऑल इनकम को 40 लाख ले जाऊं. इतना आसान थोड़ी है कि मैं बजट बढ़ा दूं और पैसे कमा लूं. लाइक हमारे जितनी भी स्केल करते जाते हो ना आप किसी भी बिजनेस को, बहुत सारी चीजें और कंसिडर करनी पड़ती हैं. जैसे ही आप स्केल करोगे तो आपका रिटर्न रेट बढ़ जाएगा, रिफंड रेट बढ़ जाएगा. जैसे ही आप स्केल करोगे आपके कस्टमर सपोर्ट टूटने लगेगा. आप स्केल करोगे, उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए टीम का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे. तो ये सारी चीजें जब ये इंक्रीज होती जाती हैं तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है. So it's not that I am spending right now 10 lakh rupees on ads, and if I want to go to, and I'm making 20 lakh back, that does not mean that if I want to go to 40 lakh rupees, for example, in revenue, then I just have to spend 20 lakh as per that return rate. That's not how simple it is. It's a little different. To approach that game, आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आप बजट को इंक्रीज करोगे at a higher spend, your NC ROAS may decrease, which means your CPA in the front end may increase a little or more depending on business to business, your strategies, या आप कितने मार्केट की गैप हिट कर चुके हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, एक्सेट्रा, वो सारे रीजंस होते हैं. लेकिन अगर आप EROAS और बाकी मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू
MER in this case, and POAS, profit on ad spend. इस अप्रोच से अगर बिजनेस को अप्रोच करोगे, गेम को अप्रोच करोगे, तो आप गलतियां कम करोगे और आप सही तरह से स्केल करोगे. सो इट मे टेक यू 6 months or 1 year more than you expect to scale and grow the business and hit your overall monthly goal, income goal. बट सही तरह से इसको अप्रोच करोगे. और मैंने बहुत बिजनेसेस बनते और टूटते देखे हैं जो इस चीज़ को अप्रोच नहीं करते, इस तरह से अप्रोच नहीं करते. इनफैक्ट मैं फुल कैंडिडली आपको ये बताता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था ये 2022 में. तभी इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. पर इस सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? इस सब चीज़ की शुरुआत होती है अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो मीडिया बाइंग को सिंप्लीफाई करने से. वाई? बिकॉज वी थिंक दैट द सीक्रेट्स आर इन द मीडिया बाइंग, कि इस इंटरेस्ट से टारगेट कर दूं, उस इंटरेस्ट से टारगेट कर दूं, लुक लाइक कर दूं, ये रीटारगेटिंग एड चला दूं, वो चला दूं. ये सब बकवास है और बहुत ओल्ड स्कूल है. फायदा ही नहीं है. इट्स नॉट द मेजर lever to pull that will give you the best output, right? It's like it will take away so much of your effort, but it may not give you the kind of returns that you are actually expecting, because it's not what helps people make a buying decision. People see your marketing strategies, people see your products, people buy your products. It's about your business model, it's about everything together. So you have to simplify the media buying strategy. अगर उसको सिंपल करोगे तो टाइम निकाल पाओगे बाकी चीजों के लिए. और इसीलिए हम एक वन सिंगल कैंपेन मेथड को फॉलो करते हैं. आज इस वीडियो से मेरी एक ही इंटेंशन थी कि मैं आपको रिजल्ट्स के साथ दिखा सकूं कि मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोलता रहता. Whatever I share with you is from my own hands on experience. और मेरी सिर्फ एक इंटेंशन है कि आप अपने बिजनेस को मेरी शेयर किए गए लेसन से ग्रो कर सकें. काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताते हैं द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे हैव गॉटन जस्ट फ्रॉम द फ्री ट्यूटोरियल्स दैट आई हैव शेयर्ड इन द पास्ट एंड दैट आई कीप शेयरिंग. एंड इट फिल्स मी अप विद जॉय सीइंग सच पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग थिंग्स. कोई भी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी, और आज मैं आपको एक ट्रांसपेरेंटली इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ. कोई भी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी एक लूजिंग प्रोडक्ट को विनर नहीं बना सकती. अगर आपको लग रहा है कि आपके एड्स पे क्लिक आ रहे हैं लेकिन कोई बाय नहीं कर रहा, तो इसका रीजन मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी नहीं है. डोंट थिंक इट्स अ मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Probably you need to work on your offer, your product, your presentation of your product, your positioning of your product, and maybe you need to change the product itself. यही reality है, which is what 99% of entrepreneurs fail to realize. अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो आपको दिखेगा कितने ज़्यादा इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं सारे शार्क्स. दैट हाउ मच एक्सेप्टेंस देयर विल बी ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ मच कैन इट बी स्केल्ड, राइट? वो देखते हैं स्केल रेडी कितना है, कि मैसेज मार्केट कितनी बड़ी मार्केट सेगमेंट हो सकती है जिसको स्केल किया जा सकता है लेटर ऑन. ये सारी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको कंसिडर करना पड़ता है हमें बिजनेस स्केल करने के लिए. तो मैं आज आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी ही सिर्फ एक रीज़न नहीं होता. यू हैव टू वर्क ऑन दीज 3 पिलर्स combined together. Your media buying strategy, keep it simple. Marketing strategy, keep it compelling. And have a clear cut, super clear, crystal clear data analytics strategy की पता हो कि क्या क्या चीज़ें मुझे ट्रैक करनी है और क्यों करनी है. इट्स नॉट अबाउट कि मेरी एट्रीब्यूशन क्या हो रही है. बिकॉज अगर आप सिंगल कैंपेन मेथड फॉलो कर रहे हो तो एट्रीब्यूशन से ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, बिकॉज एक ही कैंपेन है और एक ही मास्टर एड सेट है. बट स्टिल, you have third party applications to fix your attribution, but even those will not give you 100% attribution solutions, right? 100% accuracy किसी की नहीं होती. So triple whale है, Hyros है, different platforms हैं आप यूज कर सकते हो, Wicked reports है. but ये 100% सॉल्व कर देगा चैलेंज को, ये मैं नहीं बोल सकता, और ना ही वो करते हैं ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस से. सो वो वाली डेटा एनालिटिक्स की तरफ से बात नहीं बोल रहा हूँ एट्रीब्यूशन, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एज अ होल, राइट? दीज आर मेंटल मॉडल, दीज आर द पिलर्स ऑफ अ बिजनेस. और ये वीडियो आज बनाने का मैंने इसलिए सोचा बिकॉज मुझे कुछ एक आध दिन पहले किसी ने ईमेल करके बोला कि आई एम प्लानिंग टू स्केल रोहन, एंड कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो. तो मैंने उनको यही चीज़ बताई उस ईमेल में ब्रीफली. बट आज मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिले, सो आई एम हियर ड्रॉपिंग दिस वीडियो. बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्वेश्चंस हैं पूछना ज़रूर. हो सकता है मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ना करूं. अगर मैं रिप्लाई ना करूं, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट seeing your comment. I may not see your comment or may see your comments, but you just have to drop your comments because my team does look at them. So मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट ड्रॉप करो, क्वेश्चंस जो हैं वो पूछो, बताओ क्या क्वेश्चन है. बिल्कुल जवाब मिलेगा. और हो सकता है कि अगर पैटर्न्स दिखेंगे मुझे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर भी वीडियो बनाया जाए. सो कैसा लगा, टेक अवे क्या है, मेरे लिए कोई मैसेज है, कुछ भी हो,
कुछ इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स वगैरह आए तो वो भी शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और इंस्पायर्ड फील करूं और ऐसा कंटेंट अपने एक्सपीरियंस से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बनाता रहूं। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो में, ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, कीप मेकिंग योर फैमिली प्राउड, कीप हसलिंग। मे द गॉड ऑफ रोआस बी विद यू फॉरएवर। बाय।